हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेशन 2024-25 की शुरुआत हमने बहुत ही धमाकेदार तरीके से की हुई थी। कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के वीडियोस आपको कंटिन्यू प्रोवाइड हो रहे थे, जिसमें 9th और 10th में अगर बात करूं तो मैथ, और 11th और 12th में बात करूं तो फिजिक्स। जिसमें फिजिक्स का पार्ट 1 हमने किया हुआ था, और फिजिक्स के पार्ट 1 में हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हमने यूज किया था, जिसमें अवकलन के सूत्र, समाकलन के सूत्र, त्रिकोणमिति के सूत्र, कुछ बीजगणितीय सूत्र, ऐसे कुछ हमने देखा था। इसके अलावा हमने देखा था कि क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ना है, मतलब चैप्टर क्या क्या हमारे रहने वाले हैं। ठीक, तो उसी से शुरुआत हम करेंगे। अध्याय 1 से यूनिट 1 हम चेक आज करने वाले हैं, जहां पे हम क्या करेंगे, मात्रक एवं मापन। अध्याय 1 की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास देखने को मिलेगा चैप्टर मात्रक एवं मापन। अध्याय 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है, क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक राशियां क्या है, उसके बाद में व्युत्पन्न राशियां क्या है, फिर मापन की आवश्यकता आखिर हुई क्यों, कंडीशन क्यों बनी कि भाई मापन की आवश्यकता हमारे पास है, फिर मापन के मात्रक हमारे पास क्या है, फिर मात्रकों की विशेषताएं हम देख लेंगे, मात्रकों की पद्धतियां हम देख लेंगे, कितने प्रकार की पद्धति है, कौन कौन सी पद्धति हम आज भी लागू करते हैं। फिर देखेंगे एसआई के मूल मात्रक एवं पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। ये डेफिनेशन शायद आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। कुछ महत्वपूर्ण एसआई व्युत्पन्न मात्रक, ये भी क्वेश्चन आएंगे इनसे। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक, फिर इसके अलावा 10 की घात चाहिए अपने को, एसआई पद्धति के एसआई मात्रक के लाभ चाहिए, और घातांक के संक्षिप्तीकरण। साथ में हम देखेंगे परिमाण एवं कोटि। ठीक, इसके मैं न्यूमेरिकल जो है वो किसी क्लास में ले लूंगा। तब तक के लिए हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 1 का बेसिक हम करने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे हमें आप देख पाएंगे, तो मैंने आपको कुछ डिटेल्स दे के रखी हुई है। शुरुआत करेंगे अध्याय 1 की भौतिक राशियों से। भौतिक राशि हम किन्हें कहने वाले हैं, तो डेफिनेशन से सबसे पहले बात करेंगे। भौतिक राशि हमने किन्हें बोले हैं, जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक, मतलब कि एकदम क्लियर शॉर्ट के रूप में बात होगी, जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। फिर क्या बोला है, भौतिक राशियां जो है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। अब किसे मूल राशियां कहते हैं और किसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, इसकी भी हम थोड़ी बात कर लेंगे। ठीक, ये लिखा हुआ है मूल राशियां। अब मूल राशियां किसे कहते हैं, तो मूल राशियां उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ती है, नहीं की जाती। कंडीशन क्या है कि हम 2 प्रकार की राशियां पढ़ रहे हैं, एक मूल राशियां, दूसरी व्युत्पन्न राशियां, जो अपने आप में स्वतंत्र है, जो दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहे हैं, और जो डिनोट करने के लिए, मतलब जहां पे भी हम इसको लेके आएंगे, इसे दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा, हम उसे क्या बोलने वाले हैं, मूल राशियां। इसीलिए डेफिनेशन में भी हम पढ़ रहे हैं कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहने वाले हैं, मूल राशि। अगला क्या बोला है, मूल राशियों को अन्य भौतिक राशियों में विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब कि ये सबसे छोटा रूप है, इससे और छोटे रूप में ये डिवाइड नहीं हो सकता। एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे सामने, एग्जाम्पल देखेंगे तो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, विद्युत धारा है, और पदार्थ की मात्रा। कितनी है टोटल, तो हम बोलेंगे बेसिकली हमारे पास 7 मूल राशियां हैं, जिसकी हम पूरी चर्चा चैप्टर भर में करते रहेंगे। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास में व्युत्पन्न राशियां। बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां हम किसे कहते हैं, तो उसने बोला है जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, मतलब मूल राशियों से मिलकर जो बनेगी। जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है उसे हम क्या बोलने वाले हैं, व्युत्पन्न राशियां कहने वाले हैं। मतलब जो स्वयं पर निर्भर कर रही थी वो हमारी क्या थी, मूल राशियां, और जो मूल राशियों से बनाई जाएगी उसे हम क्या कहने वाले हैं, व्युत्पन्न राशियां। एग्जाम्पल क्या क्या दिया है, देखो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूले की अगर बात करूं तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी किस में चेक किया जाएगा, लंबाई भी चेक किया जाएगा मीटर में, और चौड़ाई भी किस में चेक किया जाएगा, मीटर में। मीटर गुणा मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। चलिए, चाल है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी मतलब वापस से लंबाई है, और साथ में समय, तो समय तो वहां पे पढ़े थे हमने। फिर है आयतन। आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है,
अब यहाँ पे ये भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों जो चेक किया जाएगा, ये भी मीटर में चेक किया जाएगा। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे में आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। एक चीज आप यहाँ पे कंफर्म देख पा रहे होंगे कि जब भी हम व्युत्पन्न राशियों की बात कर रहे हैं तो एक या एक से अधिक राशियां एक साथ आ रही है। यहाँ पे मूल राशियों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो एक राशि है और उसी का यूनिट आ रहा है। यहाँ पे एक से अधिक राशियां आ रही है। ठीक है। फिर बल हो गया। फिर वेग है। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है। फिर क्या है? त्वरण है। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो बोलता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर उसके डेफिनेशन से मैं फॉर्मूला बनाऊं तो वेग में परिवर्तन मतलब वेग परिवर्तन और बटे क्या बोल रहा है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये बनेगा भाई इसका अंतराल। ठीक। फिर क्या है? हाँ, इतने हैं। तो ये हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं जो एक या एक से अधिक राशियों से मिलकर बन रही है। अब बात करते हैं कि भाई मापन की आवश्यकता क्यों है। तो बोला है किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ है उसका संदर्भ मानक। संदर्भ मानक का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने बोला कि भाई मेरी हाइट है 5 फीट, या मैं बोलता हूँ मेरी हाइट है 6 फीट। मैंने कैसे पता किया यार मेरी हाइट 6 फीट है? मैंने बोला यार मेरा जो वजन है ना, जो मेरा द्रव्यमान है वो है 60 किलो। मैंने कैसे पता किया कि मेरा द्रव्यमान 60 किलो? मैं बोलता हूँ अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। फिर कैसे पता करा? मतलब मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से मैं चेक कर पाऊँ। अब मैंने बोला कि मेरी हाइट 6 फीट थी या 5 फीट थी, तो मैं किससे चेक करने वाला था? भाई मैं स्केल लूंगा और चेक कर दूंगा, या फिर कोई टेप लूंगा, मीटर टेप, उससे चेक कर दूंगा। मतलब कि मेरे पास उसका संदर्भ मानक है। मैंने अगर द्रव्यमान की बात किया था, मैंने बोला मेरा वजन 60 किलो है, मतलब 60 किलो के लिए मेरे पास या तो इलेक्ट्रिक कांटा होगा या फिर नॉर्मल वो जो वाट वाला कांटा था वाला होगा। मैं क्या करूंगा? मेरे सामने संदर्भ मानक है। अब मैंने एक साइड उसको रखा, दूसरी साइड में रखा और फिर दोनों को बैलेंस हमने होते तक देखा और फिर मैंने चेक किया कि नहीं यार मेरा वजन इतना है। मैंने बोला सुबह के 10 बज रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या इक्विपमेंट है? या तो आप मोबाइल का सहारा लेंगे, आजकल डिजिटल हो चुका है, मोबाइल का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप किस चीज़ का सहारा लेने वाले हो? पुराने समय में घड़ी चलती थी, एक और पेंडुलम वाली घड़ी आप ले सकते हैं, या फिर वो वाली देखे होंगे आपने रेत वाली घड़ी, वो हर घंटे के लिए उसको पलटा के रखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप उनको उपकरण की सहायता से उनको चेक कर पाएंगे। उसका संदर्भ मानक से तुलना करना है। संदर्भ मानक सर्वमान्य उसी प्रकार की भौतिक राशि होती है। मापन एक तुलनात्मक विधि है, मतलब कंपैरिजन करना है भाई, सीधी सी बात। मापन में किसी भौतिक राशि को अंकों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला 10 किलोग्राम, ये लो अंकों में व्यक्त कर दिया, भौतिक राशि थी भाई, द्रव्यमान। ठीक। मैंने बोला 20 मीटर, अब ये देखो लंबाई है, मैंने क्या उसको अंकों में व्यक्त कर दिया। तो बोला है भौतिकी में मापन विज्ञान को क्या बोलता है भाई? भौतिकी को मापन विज्ञान या यथार्थ विज्ञान भी कहा जाता है। तो मापन विज्ञान आप जब पढ़ेंगे तो भैया अध्याय 1-2 में शुरू के तो यही पढ़ना है आपको, जहां पे भी चेक करेंगे यही पढ़ना है। भौतिक राशि की मापन की 2 विधियां हैं। अब एक तो है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। मैंने बोला कि यार मेरा वजन ना 60 किलो है, अब मुझे चेक करना है। अब चेक कैसे करूंगा मैं? या तो वही वाट वाला कांटा बताया या इलेक्ट्रिक कांटा बताया, या फिर मैंने बोला कि मेरी जो हाइट है ये 6 फीट है। तब मैं कैसे चेक करने वाला हूँ? आप जस्ट मीटर टेप रखेंगे, इसको चेक करेंगे, जहां तक आएगा कि भाई इतना इंच आ रहा है या इतना मीटर, इतना इंच आ रहा है, आप डायरेक्टली बता देंगे इतना मीटर इतना सेंटीमीटर आ रहा है। बट अगर मैं कहूँ कि भाई यहां से लंबाई नापो दिल्ली तक की, फिर तो आप मीटर टेप नहीं लेके आने वाले, फिर आप गूगल मैप का सहारा लेने वाले। चलो ठीक है, और थोड़ी लंबी लंबाई लेते हैं। मैं बोलता हूं कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी मापना है। अब तो फिर तो कंडीशन बिल्कुल बदल जाएगी। मतलब कि कुछ अच्छा एक चीज और लेते हैं। मैं बोलता हूं कि चलो ठीक है यार, जहां पे ये बोर्ड रखा है और मेरी जो दूरी है, इन मेरे और बोर्ड के बीच की दूरी बिल्कुल चेक हो जाएगी। मगर मैं यहीं से बोल दूं कि यार यहां से मुझे बहुत बड़ी दूरी चेक करना है, तो फिर तो संभव नहीं है। मतलब कि जहां पे मैं खुद से चेक कर पा रहा हूं वो क्या होगा? प्रत्यक्ष विधि में आएगा। जहां मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि जैसे आपने सर्च कर लिया भाई ऑनलाइन, या फिर कहीं बुक पे लिखा देख लिया, या फिर किसी ने बता दिया और आपने उससे मान लिया
तो वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष विधि। अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए किसी पेंडुलम को एक दोलन करने में कितना समय लगता है। भाई एक दोलन करेगा मतलब पेंडुलम तो आपने देखा होगा ना, ये वाली घड़ी बोल रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से होती है। ये क्या करती है, ये दोलन करती है, इधर भी जाती है, और ये दोलन करती है, इधर भी जाती है। मतलब ये बीच में है, बीच में है, ये इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, इधर भी जाएगा, इधर। तो क्या बोल रहा है भाई, एक दोलन करने में, तो एक दोलन करते हुए मान लेते हैं यहाँ तक जा रहा है, फिर वापस इधर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर, फिर इधर, यही प्रोसेस तो चलेगी। तो बोल रहा है एक दोलन कंप्लीट, एक दोलन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, तो ये हो गया ना एक दोलन, यहाँ से गया वापस आ गया, एक दोलन कंप्लीट। तो क्या बोला है, सीधे एक विराम घड़ी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, यह प्रत्यक्ष विधि। मैं स्टॉप वॉच लूंगा और चेक कर लूंगा यार भाई, टाइमर लगा के मैं चेक कर लूंगा कि यार कितनी देर में आ रही। फिर क्या है, किंतु पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। अब सूर्य कहाँ है, बीच में, और इसके चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये है पृथ्वी, और ये क्या कर रही, सूर्य के चारों ओर घूम रही। अब कितना समय लग रहा है यार, ये तो है ना। तो आप मान के चलते हैं कि भाई 365 दिन का एक साल, 24 घंटे का एक दिन, क्योंकि कंफर्म नहीं है ना। तो हमें किसी ने बता दिया, या तो हमें बुक्स ने बताई है, या लोगों द्वारा हमने सुने हैं, या फिर हम गूगल का सहारा लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, वहां से अगर आता है तो हम मान लेते हैं। और अगर ऐसा माना है तो इसमें क्या बोला है, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब मैं इसको, कंडीशन ये है कि मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे ही मापन को क्या बोलते हैं, बोले अप्रत्यक्ष विधि। चलो ठीक है, अब बात करते हैं मापन के मात्रक। क्या बोला है, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। संदर्भ के लिए जिस राशि का हम यूज करेंगे उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं मापन की मात्रक। अब कंडीशन क्या है भाई, हम किसे लेके आएंगे, किसे लेके नहीं आएंगे, ये वाली कंडीशन हमारे सामने बनेगी। तो आगे देखो क्या है इस पे, मात्रक जो दो हमें प्रकार पढ़ना है, मापन के मात्रक हमने देख लिया, मात्रक तो हमने पढ़ लिया कि भाई मात्रक किसे कहते हैं, तो फिर मात्रक के प्रकार हमें देखना पड़ेगा। तो मात्रक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक किसे कहा जाएगा, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों को हम लेके आएंगे, जिन मात्रकों का हम उपयोग करेंगे, उसे मूल मात्रक कह देंगे। और व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का यूज हम करने वाले हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहने वाले हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या बोला है। मूल मात्रक उन मात्रक को कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना भाई, अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, मूल मात्रक कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी है, अभी बात हुई थी, इनकी संख्या 7 है। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये 7 हमारे पास मूल मात्रक है। यांत्रिकी में मतलब कि जैसे हम क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे, मतलब क्लासिकल फिजिक्स आप पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे आप क्या देखेंगे, लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को ही मूल मात्रक माना गया है। 3 ही की बात करेगा वहां पे। एडिशनल पॉइंट आपके सामने क्या है, मूल मात्रकों को और सरल मात्रकों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और सरल मात्रकों में विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब फाइनली है, इससे बाहर ये नहीं होने वाला, बस लास्ट ये है, इसके बाद नहीं। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक के पदों में व्यक्त किए जा सकते हैं। हाँ तो भाई सही बात है ना यार, व्युत्पन्न राशियां कैसे बन रही, मूल राशियां वहां पे ऐड हो रही है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलो नेक्स्ट बात क्या है, ये देखो, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं। तो अभी तो बात कर रहे थे भाई व्युत्पन्न मात्रक किसे कह रहे थे, तो मूल राशियों से मिलकर जो बन रहे थे वही हमारे व्युत्पन्न मात्रक। दूसरे शब्दों में क्या बोला है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक दो एग्जाम्पल है, जरा देख लिया जाए। क्षेत्रफल बराबर, अभी आपको बताया था मैंने, ये लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब है तो दोनों लंबाई, और लंबाई है तो मीटर में चेक की हो जाएगी, लंबाई है तो मीटर में चेक हो जाएगी। तो मीटर गुणा मीटर, मतलब मीटर का वर्ग, मतलब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की निश्चित दूरी, और निश्चित दूरी मतलब लंबाई। सही है कि नहीं भाई, लंबाई। अच्छा, लंबाई है तो किस में चेक होगा, मीटर में, और समय है तो समय किस में चेक होगा, सेकंड में। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। चलो
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इससे पहले भी पूछा गया है कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए या क्या विशेषताएं हैं, या फिर इन दोनों में समझाइए या इन दोनों को समझाइए। किसे किसे बोलने वाले हो तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर आपके पास टॉपिक हो गया। किसे कह रहे हैं, क्या है और कैसे है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। बोला है इधर लिखा है मूल मात्रक, इधर लिखा हुआ है व्युत्पन्न मात्रक। किसे बोल रहा है, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, तो इधर व्युत्पन्न राशि को मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कह देंगे। ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और ये मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। इधर क्या बोलेंगे, एसआई पद्धति में इनकी संख्या 7 है और इनकी संख्या जो है वो सीमित नहीं है, सीमित नहीं है भाई, पता नहीं कितने हो जाएंगे, ठीक है, इनकी गिनती आप नहीं लगा पाओ। फाइनली लास्ट कंडीशन, मात्रकों की पद्धतियां। अब थोड़ी सी कहानी हम चलते हैं भैया पुराने जमाने में। आदि मानव का टाइम पीरियड आपने देखा होगा या फिर उसके बाद वाला टाइम पीरियड आपने देखा होगा, तो लोगों की सबसे जरूरी नीड क्या थी, लोग चाहते थे कि उनका जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। उसके लिए उसको किस किस चीज़ की आवश्यकता थी। अगर मैं आदि मानव के समय की बात करूं तो उस समय पे लोग न खेती करते थे, मतलब कि अब उनको खाना भी खाना है तो कहाँ से खाते थे, तो कंडीशन तो सीधी सी यही थी कि या तो वो जंगलों में रहते थे और जंगलों में रहते थे तो जंगली जानवर का शिकार करते थे और वहाँ से भोजन प्राप्त करते थे। धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट पहुंचा कहाँ तक कि अब लोग खेती करने लगे, खेती से बहुत सारे अनाज उगाने लगे, अब लोग वहाँ से अपना जीवन यापन चला रहे हैं। अब आपने ग्रामीण क्षेत्र में या सोशल साइंस पढ़ते समय 10वीं में एक पढ़ा होगा क्रम विनिमय प्रणाली। ये क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली, क्रम विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं सन 1600 से पहले, मतलब अंग्रेजों के टाइम पीरियड से पहले की मैं बात करता हूं। अंग्रेजों के समय के पहले में अगर आपने देखा होगा या फिर कुछ सीरियल्स आप देखो, या साईं बाबा जो आता है या झांसी की रानी देखो, तो इनमें क्या होता है आपने देखा होगा कि लोग एक वस्तु दे रहे हैं, उसके बदले में दूसरा व्यक्ति दूसरी वस्तु दे रहा है। या फिर मैं आज भी देखता हूं, अभी भी ये कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप कुछ सामान ले रहे हैं या फिर कोई दुकान में आप देख रहे हैं, तो स्थिति आप क्या देखेंगे, स्थिति आप देखेंगे कि वो जो दुकानदार है, दुकानदार आपको क्या करते देखेगा, जो किसान है अब उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो व्यक्ति अपने घर से कुछ सामान ला रहा है, सामान में क्या लाएगा, या तो गेहूं लाएगा या मक्का लाएगा। अब वो सामान किसको दे रहा है, दुकानदार को। अब दुकानदार ने उसका वजन चेक किया, वजन चेक करने के बाद हाँ भैया क्या क्या चाहिए पूछेगा। अब वो साबुन ले रहा है, तेल ले रहा है, बहुत सारी उसकी नीड की चीजें होंगी, वो लेगा यार। तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी कि मान लेते हैं कि वो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो व्यक्ति सामान लेने आया है वो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो अब ये दुकानदार क्या करेगा इसके साथ, ठगी। मतलब कि ये क्या करने वाला है कि ये सामान ज्यादा भी लाएगा तो इसको बोलेगा नहीं सामान इतने का हुआ है, ये बोलेगा नहीं यार मैं तो घर से चेक करके लाया कि सामान तो इतना है, नहीं बोले इतना है, लेना है कि नहीं लेना है, वो सीधा यही बोले लेना है कि नहीं लेना है, नहीं तो ले जाओ आपका सामान। मतलब समस्या पैदा हुई। दूसरी कंडीशन क्या कि मैं बोल रहा हूँ कि यार सूरज जो है ना वो 9 बजे निकलता है, 9 बजे निकलता है, फिर आप बोलोगे कि नहीं यार सुबह 6 बजे निकल जाता है यार, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार उस समय तो 9 बजता है। मतलब कि समय को लेकर अगर दुविधा हुई तो मैं क्या चेक करने हूँगा कि भाई एक काम ठीक है, दोनों कल सुबह उठ के देखेंगे सूरज कितने बजे निकलता है, फिर दोनों बढ़िया घड़ी में लगे रहेंगे कि हाँ यार, मतलब कि उसको भी मेजरमेंट करने की जरूरत है। अब कंडीशन क्या बनी कि मैंने बोला कि भाई मेरा मकान जो है वो 50 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है, चलो ठीक है अच्छी बात है। फिर मैंने बोला कि यार मेरी हाइट ना 6 फीट है। फिर मैंने बोला कि यहाँ से मैं बोलता हूँ कि मध्य प्रदेश से मैं कोई बोल देता हूँ कि भाई भोपाल जाना है मुझे, अब भोपाल की दूरी कितनी है, तो मैंने बोला कि यार 500 किलोमीटर हो जाएगा, इंदौर जाऊंगा यार 600 650 किलोमीटर हो जाएगा, दिल्ली जाऊंगा 1000-1200 किलोमीटर हो जाएगा। तो मैं जब ये ले रहा हूँ किलोमीटर ले रहा हूँ, कभी कभी मैंने क्या बोला फुट में बोल दिया, कभी सेंटीमीटर में, तो कंडीशन क्या होगी कि मैं इसको एक ही यूनिट पे कन्वर्ट करूं। मतलब लोग अब देखो होगा क्या कि मैं यहाँ से विदेश जाऊं या कोई विदेशी अपने यहाँ है, अब कंडीशन क्या होगी कि भाई मैं बता रहा हूँ उसको कि भाई मेरी हाइट इतनी है, मैं किस में बता रहा हूँ, फुट में बता रहा हूँ, हो सकता है कि उसको मीटर में चाहिए हो या उसको सेंटीमीटर में चाहिए हो। अगर आप देखेंगे तो 11वीं और 12वीं के बाद आप अगर अग्निवीर की तैयारी करो या फिर आर्मी की तैयारी करो या पुलिस की तैयारी करो, बोलते हैं 172 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट की, 170 सेंटीमीटर हाइट की, मतलब वो सेंटीमीटर में ले रहे हैं।
मगर नॉर्मली हम घर में चेक करते हैं तो हम बोलते हैं 5 फीट 6 इंच है, 5 फीट 8 इंच हो गया, मतलब कि हम वहाँ फीट में चेक करते हैं। जमीन को आप लेते हैं, आप किस पे लेते हो भाई, फुट में लेते हो, एकड़ में लेते हो, बहुत सारी चीज़ें। आप रोड को नापते हो, आप किलोमीटर में नापते हो यार। तो कंडीशन क्या बनेगी कि सभी को एक साथ लेने की प्रोसेस होगी। क्यों? क्योंकि अब हमें भी विदेश जाना पड़ेगा, विदेश के लोग भी यहाँ आएंगे, तो सभी को एक साथ कंबाइन करने के लिए हमने कुछ पद्धति को चेक किए हैं और उन पद्धति को आपके सामने रख रहे हैं। पहली है सीजीएस पद्धति। अब सीजीएस पद्धति किसे कहते हैं? तो इस पद्धति का पूरा नाम है भाई सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसमें क्या है? इसमें लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम और समय का मात्रक जो है वो सेकंड है। 3 बात हो गई। इसको बोला जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब लंबाई जो होगी वो सेंटीमीटर में मापी जाएगी, द्रव्यमान जो होगा वो ग्राम में मापा जाएगा और समय जो है वो सेकंड में मापा जाएगा। अच्छा, इसे संक्षेप में क्या बोल देंगे भाई? सा पद्धति भी लिख सकते हैं। इसे एक नाम आता है जिसे बोला जाएगा मीट्रिक पद्धति या फिर बोला जाएगा दार्शनिक पद्धति। ये थोड़ा याद रखना है यार भाई। जो सीजीएस पद्धति है इसे या तो मीट्रिक पद्धति बोला जाएगा या तो दार्शनिक पद्धति। चलो ठीक है। दूसरी है हमारे पास में एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति मतलब फुट पाउंड सेकंड। तो इस पद्धति का पूरा नाम जो है वो फुट पाउंड सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड है। ठीक है ना? फिर इसे संक्षेप में या तो ऐसे या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति याद रखेंगे। मैंने बात किया था अंग्रेजों के समय के पहले, मतलब अंग्रेजों के समय के पहले अगर मैं बात करूं तो या तो डायरेक्टली वस्तु विनिमय चलती थी या फिर इससे पहले। देखो अभी मैं WWE की बात करता हूँ। WWE आपने देखा होगा, वहां रेसलर्स की अगर बात आती है ना, वो बोलता है 230 पाउंड का रेसलर, बोलता है 400 पाउंड का रेसलर। तो ये पाउंड चलता क्या है? जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो भाई मेरा वजन 60 किलोग्राम है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 60 किलोग्राम होगा भाई। मगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरा वजन ना 130 पाउंड है, 130 पाउंड है, तो फिर तो समस्या हो गई यार। अब पता ही नहीं चल पाएगा कि 1 पाउंड में कितना तो 130 पाउंड में कितना। तो फिर आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए। 1 पाउंड में होता है भाई 453 ग्राम। समझ गया बात को? 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। अब वहीं पे अगर वो बोल रहा है कि 400 पाउंड का रेसलर है तो फिर कितना होगा भाई? ये तो आधा किलो, मतलब इसका समथिंग डबल हुआ होगा। मतलब कि 400 का आधा समथिंग 200 के आसपास, मतलब 180 या 190 किलो का रेसलर होगा। तो बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना वेट हो सकता है भाई, रेसलर है। तो कंडीशन क्या बनी कि सबको समझ आए? तो उसको समझने के लिए तीसरी हम पढ़ेंगे एमकेएस पद्धति। ये क्या है? इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड, मतलब लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। तो ये लिखा है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का जो मात्रक है वो सेकंड है। एसआई पद्धति में, अब एसआई पद्धति में क्या है भाई? इसको बोला जाएगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब फाइनली हमें ये पढ़ना है। बात क्या है? यह मात्रकों की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ये मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति मतलब कि अब हम इंटरनेशनल जो यूनिट लेके चलेंगे, मतलब सभी जो व्यक्ति अब चेक करने वाले हैं वो इसी में चेक करेंगे। क्या बोला है? एसआई पद्धति का फ्रांसीसी नाम, भैया इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। क्या लिखा हुआ है? ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, इसका संक्षिप्त रूप है एसआई पद्धति, इसको बोला जाएगा। अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोलेंगे या फिर इंग्लिश नाम इसका याद कर लेना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, यह एमकेएस पद्धति का परिबद्ध रूप है। मतलब जो एमकेएस पद्धति थी वो बेस्ट है और उसी बेस्ट के अकॉर्डिंग इसे रखा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाए। ये लीजिए, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक कहाँ है भैया? ये रहे कुछ इस प्रकार। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। इनके मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर संकेत एम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी, समय का मात्रक सेकंड एस, ताप का मात्रक केल्विन के, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ए, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला सीडी, पदार्थ की मात्रा मोल एमओएल। ठीक, चलो ये तो थे हमारे मूल मात्रक। अब पूरक मात्रक बोले तो तली कोण और घन कोण, इसको बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं घन कोण। इसका मात्रक रेडियन, इसका मात्रक स्टेरेडियन, इसका संकेत आरडी और स्टेरेडियन का एसआरडी। ठीक, चलो
अब जो हमने 7 मूल मात्रक पढ़े हैं कौन कौन सा भाई? लंबाई, चलो ठीक है, ऐसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ, वो राशियों को छोड़ो, डायरेक्टली मैं मात्रक पे आता हूँ। एक तो पढ़े मीटर, मीटर, एक पढ़े हैं किलोग्राम, इंग्लिश में लिख देते हैं यार, मीटर का एम, किलोग्राम, उसके बाद समय टाइम, टाइम का टी, फिर बोलते हैं विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, मोल, ठीक। इनकी बात करी जाएगी, इनकी डेफिनेशन क्वेश्चंस में आपको पूछी जा सकती है। 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, 1 सेकेंड क्या होता है, या फिर बात करते हैं कि भाई 1 मीटर किसे कहते हैं। तो सारी की डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से। 1 मीटर की डेफिनेशन है, पहले मीटर लंबाई का ऐसा ही मात्रक है, ये बात अभी हमने की है, इसका संकेत एम है, ये बात भी हो चुकी है। प्रकाश द्वारा, देखो अभी प्रकाश के द्वारा 1/2 9 9 7 9 2 4 5 8 1 को डिवाइड इससे करना है। सेकंड में निर्वात में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई कितना चलेगा, मगर जितना चलेगा मैं उसको 1 मीटर मान लूंगा। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में होता है भाई 100 सेंटीमीटर। अब चेक कर लेना यार आपकी स्केल में, ठीक। अब 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, तो किलोग्राम द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है, इसका संकेत जो है वो केजी है। फ्रांस के पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर माप तोल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित प्लेटिनम इरिडियम, देखो भैया हुआ क्या, जब मैं बात कर रहा था एसआई पद्धति की, तो एक बैठक हुई होगी, और बैठक कहाँ पे हुई है, फ्रांस के पेरिस में हुई है, और फिर उस जगह पे कहाँ पे हुई है भाई, सेवरस आया था कि कहीं सेवरस, ये आया था सेवरस, यहाँ पे हुई थी भाई, सेवरस में एक बैठक हुई है, और उस बैठक को जहाँ पे संपन्न किया गया, अब उसे क्या बना दिया गया, मान लो म्यूजियम जैसे बना दिया गया। तो अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में एक सुरक्षित रखा हुआ है प्लेटिनम प्लस इरिडियम, इसकी मिश्र धातु है, धातु से बने बेलन के द्रव्यमान को, इतना बड़ा एक गोला ऐसे जैसे बेलन के जैसा होगा, उसका जो द्रव्यमान होगा वही हमारा 1 किलोग्राम कहा जाता है, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं सेकंड की। सेकंड जो है समय का मात्रक है, और इसका संकेत क्या है, एस है। बात करते हैं 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें एक परमाणु घड़ी जो है वो, घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9 1 2 9 करोड़ हो जाएगा, 9 अरब 192 करोड़ 6,31,770 कंपन करता है, मतलब बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहा भाई। ये होगा एक सेकंड में इतनी बार वाइब्रेट कर जाएगा सीजियम 133, तो उसे हम एक सेकंड बोल देंगे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं केल्विन की। केल्विन क्या था, ताप का मात्रक था, संकेत क्या था, कैपिटल के था, ठीक है। बोला है जल के त्रिक बिंदु, जल के त्रिक बिंदु मतलब जहां पे जल जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाएगा, ये है भाई त्रिक बिंदु। मतलब एक पॉइंट ऐसा कि जिससे थोड़ा सा ऊपर गए या थोड़ा सा नीचे आए, ये फर्स्ट कंडीशन बोल देते हैं, ये सेकंड कंडीशन, और ये थर्ड कंडीशन। जल यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से इधर जाता है तो हो सकता है ठोस बन जाए, इधर जाता हो सकता है द्रव बन जाए, उधर जा सकता है तो हो सकता है गैस बन जाए, मतलब बीच में रखा हुआ है, ये मान के चलते हैं। तो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं भाई, ठीक है। चलो बात करते हैं कैंडेला किसे कहेंगे, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है, इसका संकेत क्या है, CD। बोला है जब 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण की तीव्रता एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होने वाली है, ठीक है। चलो बात करते हैं 1 एम्पियर की। तो बोला है एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, और संकेत क्या है, कैपिटल ए। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर या अनंत लंबाई या नगण्य वृत्तीय परिच्छेद वाले तारों से प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। चलो मोल की बात करते हैं। मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, और संकेत जो है इसका MOL है। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के परमाणु की संख्या कार्बन 12 के 0.12 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अब कार्बन 12 के 0.12 किलोग्राम परमाणु की संख्या को एवोगैड्रो नियतांक केमिस्ट्री वाले पोर्शन में पढ़ेंगे भाई आप, एवोगैड्रो संख्या, ठीक कहते हैं, और इसका मान जो है ये रहा, याद कर लेना यार भाई।
केमिस्ट्री में जरूर आएगा, फिजिक्स में पढ़ो ना पढ़ो। ठीक है, चलो प्लस पॉइंट क्या है भैया, जिस ताप पर बर्फ, जल और जलवाष्प तीनों, जलवाष्प, जल और बर्फ, जल और जलवाष्प तीनों तापीय संतुलन में रहते हैं, उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। जल के लिए त्रिक बिंदु संगत ताप, ये लो भैया, ये याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया ये। जल के लिए त्रिक बिंदु संगत ताप 273.16 केल्विन, और दाब ये भी याद करना, इससे क्वेश्चन बनेगा, आगे चल के बताऊंगा मैं कभी। और दाब जो है वो 0.46 सेंटीमीटर पारा के बराबर होता है। चलो बात होती है खत्म, आगे चलते हैं। अब क्या है हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण ऐसा ही व्युत्पन्न मात्रक, मतलब इनको आप डायरेक्टली याद कर लेंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी भैया खुद के ऊपर, क्योंकि हमारे ऊपर तो करने से रहे, है ना, तो इनको थोड़ा सा देख लिया जाए। बल का मात्रक है भाई अपना न्यूटन, और संकेत है कैपिटल एन। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक है हमारे पास जूल, और संकेत क्या है जे। फिर है शक्ति, शक्ति का मात्रक है हमारे पास वाट, संकेत डब्ल्यू। दाब का मात्रक पास्कल, संकेत पी। विद्युत आवेश मात्रक कूलाम, संकेत सी। विद्युत वाहक बल और विभवांतर का मात्रक वोल्ट, संकेत कैपिटल बी। विद्युत धारिता मात्रक फैराड, संकेत कैपिटल एफ। चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, और संकेत कैपिटल टी। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, और संकेत एच। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, और संकेत एच जेड। थोड़ा याद रखेंगे इसको। 10 की घातों का पूर्वालग याद कर लेंगे भैया, काम पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में लगेगा आगे चल के। इनको थोड़ा नाम से याद करना है। डेका मतलब 10 की घात 1, हेक्टो मतलब 10 की घात 2, किलो मतलब 10 की घात 3, मेगा मतलब 10 की घात 6, जीगा मतलब 10 की घात 9, टेरा मतलब 10 की घात 12, पेटा मतलब 10 की घात 15, और एक्सा मतलब 10 की घात 18। इनको थोड़ा याद करिएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लगते हैं, माइक्रोमीटर लिखा आएगा, मिलीमीटर लिखा आएगा, नैनोमीटर लिखा आएगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई किसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलो ऋणात्मक घात पे आते हैं। तो -1 अगर घात रही तो डेसी, -2 रही तो सेंटी, -3 रही तो मिली, -6 रही तो माइक्रो, -9 रही तो नैनो, -12 रही तो पिको, -15 रही तो फेम्टो, और -18 रही तो एटो। ये इनके संकेत है कुछ इस प्रकार, इस संकेत भी आप देख लेंगे, है ना। तो क्लास होती है खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए 2 3 4 आपको काम देके जाते हैं। काम क्या क्या रहेगा आपके सामने, एक तो 10 की घात को याद करेंगे, एसआई पद्धति में कुछ मात्रक आपको बताया उसको याद करना, और जो सातों डेफिनेशन है किस किस की, मीटर की, किलोग्राम की, समय की, सेकंड की, और केल्विन की, कैंडेला की, ज्योति तीव्रता, इन सब की मात्रक लिखे हैं अभी, उनके जो लिखे ना डेफिनेशन, वो थोड़ी सी याद कर लेना। तिमाही के पेपर में आएगी, वार्षिक के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट तिमाही में आएगी, और तिमाही के नंबर भी 11वीं में जुड़ेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।